क्रिप्टो वाले आजकल थोड़ा खुश हैं, थोड़ा क्या काफी खुश हैं, और उनके पास खुश होने की वजह भी है कि भाई क्रिप्टो मार्केट में पिछले कुछ महीनों से ना अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिला है। एंड जो पिछले साल हुआ कि मार्केट में पंप आया एंड फिर से मार्केट गिर गई, वैसा अभी तक तो यहाँ पर हुआ नहीं है। सो ऑफ कोर्स थोड़ा सुकून क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इस वक्त मिला है। वैसे 2023 की बात करें तो अभी तक अच्छा ही गुजर रहा है। बिटकॉइन $27,000 को क्रॉस कर गया पिछले 9 महीने में, ऐसा पहली बार हुआ है, तो सुकून की बात तो है ही ऑफ कोर्स। एंड आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के बारे में, इनफैक्ट बिटकॉइन के बारे में मैसिव मैसिव प्रेडिक्शंस आजकल की जा रही हैं कि अगले 9 महीने में बिटकॉइन 10 लाख यूएसडी, $10 लाख जा सकता है। अभी $27,000 है एंड $10 लाख मतलब 27,000 इंटू 37। एंड ये प्रेडिक्शन है फेमस इन्वेस्टर एंड फॉर्मर कॉइनबेस सीटीओ बालाजी श्रीनिवासन की तरफ से। एंड बालाजी सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि इस पर $2 मिलियन की यानी कि ऑलमोस्ट 17 करोड़ रुपए के उन्होंने बेट भी लगा लिए कि 90 दिन में ऐसा होगा, एल्स अगर बालाजी ये बेट हार गए तो वो 17 करोड़ रुपए उसे देंगे जिसने उनसे बेट किया। एक तरफ तो 90 दिन में बिटकॉइन के $1 मिलियन जाने की प्रेडिक्शन, और दूसरी तरफ ये ऊपर से $2 मिलियन की बेट। इसकी वजह से ना क्रिप्टो मार्केट में हर कोई इस वक्त इसी प्रेडिक्शन पर बात कर रहा है कि क्या बिटकॉइन सच में $10 लाख जा सकता है, और $10 लाख ना भी गया तो $4-5 लाख चला जाए, भी काम हो जाएगा इन्वेस्टर्स का। एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी इसको लेकर काफी कंफ्यूज है कि बालाजी कौन है, क्या इनकी प्रेडिक्शन सही हो सकती है, भरोसा करें या नहीं करें। वैसे मार्केट को देखें, मार्केट मैंने कहा बेहतर हुई है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई आगे बिटकॉइन और रैली कर सकता है। सो काफी सारे सवाल यहाँ पे इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के माइंड में है, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड है, बिटकॉइन से रिलेटेड है, और आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जो आंसर्स मिलेंगे। एंड आज मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा। काशिफ भाई, वेलकम टू अनकट। क्रिप्टो मार्केट में हमने थोड़ा सर्च देखा है पिछले कुछ महीनों में, इस वजह से ना क्रिप्टो इन्वेस्टर्स थोड़ा रिलैक्स हैं, थोड़ा सुकून में है। बट ये अभी जो बिटकॉइन को लेकर बालाजी श्रीनिवासन ने प्रिडिक्शन की है कि बिटकॉइन $10 लाख तक चले जाएगा 9 महीने में, तो पहले तो आप ये बताएं कि ये बालाजी है कौन, ताकि ये अंदाजा हो सके कि भाई इनकी प्रिडिक्शन की कुछ वैल्यू है भी या नहीं। हाँ, तो यार बालाजी जो है ना, एक काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है यूएस के अंदर। यूएस के जो टेक स्पेस है, यूएस का जो स्टार्टअप स्पेस है, और यूएस का नहीं, पूरे ये समझ लो जो ग्लोबल वेब 3 स्पेस है, क्रिप्टो स्पेस है, उसमें बहुत बड़ा नाम है बालाजी। आप ये समझ लो कि बालाजी एक तो कॉइनबेस के फॉर्मर चीफ टेक्निकल ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिका में सेटल्ड है। पूरा नाम इनका बालाजी श्रीनिवासन है। इनकी खास बात ये कि इन्होंने टेक स्पेस में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। वेब 3 के अंदर भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। खुद की एक किताब है द नेटवर्क स्टेट, और वेब 3 को लेके और बिटकॉइन को लेके बहुत ज़्यादा वोकल है। और ये समझिए कि इनकी खुद की $300 मिलियन की नेटवर्थ है, तो कोई हल्का-फुल्का आदमी नहीं है। ये ख्याति में उस दिन आए, ये पॉपुलर तो पहले भी थे और जाना-माना नाम था यूएस के अंदर। ये चर्चा में उस दिन आए जब इन्होंने जनवरी 2020 में, राइट, अभी समझ लो कि पेंडेमिक 2019 के एंड में आया था, तभी कोविड-19 कहते हैं ना। तो 2019 के एंड में आया था, तब ना ये नहीं पता था कि कितना बड़ा रूप लेगा ये, क्या ये पेंडेमिक का रूप लेगा, लॉकडाउन्स होंगे नहीं होंगे, तब लोगों को नहीं पता था। ये पहला शख्स था जिसने पूरा बड़ा लंबा ट्वीट किया था जनवरी 2020 में कि कोविड की वजह से अब आप पेंडेमिक्स देखोगे, फ्लाइट्स डाउन हो जाएंगी, फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा, लॉकडाउन होंगे, लोगों को घर में बंद कर दिया जाएगा, और आप देखोगे कि फोर्सफुली अंदर कर दिया जाएगा, लोग सिटीज और लोकेलिटीज में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बॉर्डर तो बहुत दूर की बात है। कुछ इन्होंने ऐसे भयानक चीजें बताई थी, तो लोग हंस रहे थे उस टाइम कि बालाजी को क्या हो गया। लेकिन एग्जैक्टली 2 महीने बाद जब वो सारी चीजें हुई, तो बालाजी इतने पॉपुलर हो गए कि यार इस बंदे को कैसे पता था। तो बालाजी का ना मेडिकल बैकग्राउंड भी है, मतलब ये एक्चुअल में बायोलॉजिस्ट भी है और टेक्नोलॉजी में भी है। तो इस बंदे का ये समझ लो कि ना, जिसे कहते हैं ना कि मतलब आईक्यू लेवल और हर चीजों की बहुत मान्यता है। अब जब इस लेवल का बंदा कोई चीज प्रिडिक्ट करता है ना, जिसका पहले प्रिडिक्शन काफी पॉपुलर रही हो, तो उस बंदे की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए बालाजी के ट्वीट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है कि यार इन्होंने तो जब भी ये कोई ट्वीट करते हैं या जब भी कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं तो वो होती है। अब इस बार भी कुछ किया तो यार ये होगा, लेकिन होगा कैसे, ये लोग परेशान है, वही इतनी सी बात है। काशिफ भाई, लास्ट ईयर जब बिटकॉइन रैली कर रहा था तब $100,000 की हम बात करते थे, 1 लाख की बात करते थे। बट अब ये 1 मिलियन यानी कि $10 लाख की बात है, तो अलग ही लेवल हो गई। सो आप ये बताएं कि बालाजी ने जो प्रिडिक्शन की है, क्या उनके पास इसके लिए, इस प्रिडिक्शन के पीछे कुछ सॉलिड रीजंस है भी या नहीं, या फिर कहीं इन्होंने पॉपुलैरिटी पाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं बोल दिया रैंडमली। नहीं,
देखिए बालाजी जो है ना, कोई ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है कि उसको ना पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। वो एक इंसान होता है जिसको ना पॉपुलर होना, उसको पॉपुलैरिटी की भूख होती है। बालाजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत बड़ा नाम है, मैंने जैसे आपको बताया। तो पहली चीज ये कि बालाजी अपने कंफर्ट जोन में था। उसको ये ट्वीट करके या ऐसी शर्त लगा के ख्याति प्राप्त करना, ये बिल्कुल भी उस लेवल पे मैं नहीं मान सकता। और दूसरी चीज ये कि यार एक बंदा है जो कि अपनी लाइफ में समृद्ध है, ऑलरेडी 300 मिलियन यूएस डॉलर लेके बैठा हुआ है। वो क्यों ऐसी कोई बात करेगा जिससे आज वो प्रॉब्लम में भी आ सकता है? जितना वोकल वो इस टाइम यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लिटरली कोई वो ललकार रहा है वहां पे कि भाई आप बैंकिंग से पैसा निकाल के, आप उसको बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकाल के बिटकॉइन में डालिए। इस तरह की वहां पे सजेशंस देना ओपन पब्लिक में, ओपन फोरम में, मतलब वो जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क रिस्क भी है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ा रिस्क है। ठीक है, अ, तो एक आदमी जब इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, इतनी बड़ी बेट्स ले रहा है, तो ये कहना कि उनको पॉपुलैरिटी के लिए वो ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके नया पॉडकास्ट चैनल आया, तो उसके पॉडकास्ट चैनल के लिए वो बंदा इतना रिस्क क्यों लेगा? राइट। और इतनी इतना उसका पॉडकास्ट चैनल तो डे वन से और पॉपुलर है, क्योंकि जो उसके चाहने वाले हैं वो ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए क्यों करेगा? और कई लोग ये कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, तो बालाजी 300 मिलियन यूएस डॉलर उसके पास हैं, वो ऐसी 1 मिलियन डॉलर की बेवकूफी की बेट क्यों लेगा? ठीक है। देखिए क्या है कि लोगों को ये समझना जरूरी है कि बालाजी ने जो ये प्रिडिक्शन दी कि 90 दिन के अंदर 1 मिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन हो जाएगा, ये प्रिडिक्शन उन्होंने इसलिए नहीं दी कि लोग अब उस प्रिडिक्शन को पकड़ के बैठ जाएं। हो सकता है कि उन्होंने ये प्रिडिक्शन इसलिए दी कि ये चर्चा का विषय बने, और लोग इसके बारे में, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा कि इसके पीछे का वजह क्या है, क्या ठोस वजह है जिसकी वजह से बालाजी ने प्रेडिक्शन दी है। वो बालाजी ये समझते थे कि अगर मैं बोलूंगा कि बिटकॉइन जो है वो 5 लाख डॉलर का हो जाएगा या 10 लाख डॉलर का हो जाएगा, राइट, या 2-3 लाख डॉलर का हो जाएगा, राइट, तो आप कहते कि ठीक है यार, मतलब इस ये तो नॉर्मल वो है एक प्रेडिक्शन। लेकिन जब 1 मिलियन यूएस डॉलर की प्रेडिक्शन, और वो भी 90 दिन में, तो लोगों के सबके कान खड़े हो गए, मीडिया से लेके हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा है। आप भी तो देखो ना, वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर। ये तभी तो बना रहे हो ना क्योंकि अब आपको लग रहा है। अब चीज क्या है कि बालाजी चाहता है कि इस बेट की वजह से, ठीक है, मैं 1 मिलियन यूएस डॉलर हार जाऊंगा। मैंने बालाजी का भी पॉडकास्ट भी सुने। अगर मैं 1 मिलियन यूएस डॉलर हार गया, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 1 मिलियन डॉलर का खर्चा हो गया, मैं ये मान लूंगा, लोगों को अवेयर करने के लिए। बात को समझो आप। अवेयर क्या करना है कि जब लोग देख रहे हैं कि यार इस बेट की वजह क्या है, तो लोग जाके रीजंस को भी तलाश कर रहे हैं कि यार रीजन क्या है, बालाजी ने ऐसा क्यों बोला। तो इस बहाने से लोग रीजंस को समझ रहे हैं। देखिए रीजंस जो है वो जस्टिफाइड रीजंस है। रीजंस जो है वो बिल्कुल सिग्नल है, क्लियर सिग्नल है कि इस वक्त यूएस की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर किस क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। और जो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल रिजर्व है, और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये चीजें छुपा के जो रखी लोगों से, उसका बालाजी का ये कहना है कि ये चीजें जो दबा के रखी, छुपा के रखी, ये एक तरीके से अपने सिटीजन से झूठ बोलना है, और उसके पीछे उन्होंने काफी सारे तथ्य दिए। तो मैं लोगों को फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी बेट को पकड़ के मत बैठिए। बालाजी जैसे लोग जो है, अगर पब्लिक का ध्यान बटोरने के लिए भी ऐसी चीजें करते हैं, ताकि जो रियल पर्पस उनका बेट दिखाना नहीं है, 1 मिलियन डॉलर वो हार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस बात की खुशी मिल रही है कि कितने सारे लोग मिलियंस में अवेयर होंगे यूएस की जो बैंकिंग प्रणाली है, जो क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, उसको लेके। काशिफ भाई, आप कह रहे हैं कि बालाजी के पास वैलिड रीजंस हैं एंड इस बेट के जरिए वो कुछ और बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। क्रिप्टो में इस वक्त ऐसे हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में सर्ज है, अच्छा खासा पंप है, साथ ही यूएस में बैंक्स के साथ काफी इश्यूज जो है वो आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स डाउन है। तो क्या बैंक क्राइसिस और बिटकॉइन में आए सर्च में ना कोई कनेक्शन है, एंड क्या आगे भी बिटकॉइन में हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए वैसे तो अ, अगर आप देखें तो बैंकिंग क्राइसिस की वजह से मार्केट डाउन है, लेकिन बिटकॉइन अप है। ऐसा जनरली होता नहीं था, क्योंकि S&P 500 और बिटकॉइन हाईली कोरिलेटेड बताए जाते थे। बहुत रेयर ये देखा गया है कि
बिटकॉइन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए जो S&P 500 के, और ये इस बार हुआ। इससे ये पता लगता है कि S&P 500 गिरा और बिटकॉइन उसके ऑपोजिट चला। तो इससे ये पता लगता है कि लोग कहीं ना कहीं ये मानने लगे कि जो बैंकिंग क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म किया, तो ये साबित कर रहा है कि ये एक जो नरेटिव था कि बिटकॉइन इज हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, अगेंस्ट बैंकिंग क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें कहीं ना कहीं वो खरा उतर रहा है। ये पहली बार हुआ है बाय द वे। पहले हमेशा जब भी S&P 500 गिरता था, बिटकॉइन भी गिरता था। ये इस बार यूनिक काम हुआ है। और ये जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये होना था, लेकिन ये जल्दी हो गया। और इससे बिटकॉइन की स्ट्रेंथ का और लोगों का धीरे धीरे जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब है क्या कि लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि सारा क्रिप्टो स्पेस ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जब आप ये बोलते हो कि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रही है और S&P गिर रहा है, मैंने पर्टिकुलरली वर्ड यूज किया बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन को आप एज अ हेज अगेंस्ट रिस्क देख सकते हो। बाकी किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर वो क्वालिटीज या वो एट्रीब्यूट्स नहीं है कि वो हेज बन सके अगेंस्ट द रिस्क। बाकी सारी एक तरीके की सिक्योरिटीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने का कोशिश कर रहे हैं। वो चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ओनली टाइम विल टेल। बट बिटकॉइन हैज अ डिफरेंट पर्पस ऑल टुगेदर। ठीक है। सो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और आगे बिटकॉइन देखिए, जैसे जैसे बैंकिंग क्राइसिस अगर और बढ़ी, तो होता क्या है कि क्राइसिस के अंदर होगा क्या। भाई आप भी अगर क्राइसिस को फेस कर रहे होगे, बैंकिंग क्राइसिस को, तो आपका पहला ये थॉट होगा कि बैंक से पैसे निकाल लूं, कहीं ऐसा ना हो यार कि पैसा मेरा मर ना जाए। फिर चलो पैसा निकाल लिया, फिर क्या करोगे? घर में रखोगे? घर में नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार अगर मैंने घर पे रखा तो मेरा पैसा डीवैल्यू होगा, तो मुझे कहीं तो इसको लगाना है। तो आप ऐसे पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप क्या करोगे? जनरली लोग क्या करते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं। अब लोगों के पास धीरे धीरे एक ऑप्शन की तरह उन्हें बिटकॉइन दिख रहा है कि चलो यार बिटकॉइन में भी डाल देते हैं। ठीक है। अभी तो इस एटीट्यूड से है कि चलो थोड़ा सा डाल देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है बिटकॉइन, और अगर 10 साल, 8 साल, 10 साल ये ऐसी टिका रहा, तो लोगों को लगेगा यार 28 साल हो गए एक एसेट क्लास को, और कितना टेस्ट होना है इसका। ठीक है। तो जब 28 साल से कोई एसेट क्लास खड़ी रह गई, अगर कोई ट्यूलिप मेनिया होता, कोई ट्यूलिप बबल होता, या कोई 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 पॉन्जी स्कीम होती, मतलब कोई भी स्कीम या कोई भी ट्यूलिप मेनिया अगर आप पास्ट में देखोगे, तो क्या कोई इतने सालों तक चला? इसका कोई थीसिस है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई नई चीज है जिसको लोगों को धीरे धीरे जितना समझते हैं, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मोमेंट है जहां लोग इसको देख रहे हैं और क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल बालाजी से ले लीजिए। बालाजी बिटकॉइन के बारे में कम बोलते थे और वेब3 के बारे में ज्यादा बोलते थे। पहली बार वो बिटकॉइन को लेके इतना जो बोल रहे हैं, तो लोग हैरान है कि इनको क्या हुआ। उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि बाकी इकोसिस्टम तो तब बचेगा ना जब बिटकॉइन ही सर्वाइव करेगा। राइट। तो बाकी तो सब डिसेंट्रलाइज है ही नहीं। वो डिसेंट्रलाइज होने का एक ड्रीम है उनका। रियलिटी में अगर कोई चीज ट्रू फॉर्म में डिसेंट्रलाइज है तो वो बिटकॉइन है। काशिफ भाई, ये बेट कितनी सही है? क्या बिटकॉइन $10 लाख जाएगा या फिर नहीं जाएगा? ये सवाल मैं आपसे आगे करूंगा। पहले आप व्यूअर्स को जरा पहले ये समझा दें कि इस वक्त बैंकिंग के साथ क्या दिक्कत आ रही है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है बहुत समझना आगे, और क्या इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, क्या इसकी वजह से बिटकॉइन अडॉप्शन जो वो बढ़ सकती है, बिटकॉइन आगे और जा सकता है। क्या होता है कि बैंक को, कि आपको अगर आप समझें, बैंक एक तरीके की बिजनेस एंटिटी ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। और बैंक्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि उसको शेयर होल्डर्स को वैल्यू डिलीवर करनी है। क्योंकि बैंक्स जो है जनरली सारे पब्लिकली लिस्टेड बैंक्स होते हैं। और जब आप पब्लिकली लिस्टेड हो तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और आपको उनको वैल्यू डिलीवर करनी है। अगर आप वैल्यू डिलीवर नहीं करेंगे शेयर होल्डर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए जो नतीजे हैं अगले साल के, या आपके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाएगा। राइट। और आपकी कोई खास स्थिति नहीं बनेगी।
आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो मूव कर जाएंगे कॉम्पिटिटिव बैंक में, वहां ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव गेम है एट द एंड ऑफ द डे। बैंकिंग कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम एनजीओ कहते हैं कि सोसाइटी, एक फैसिलिटेटर है, लेकिन कोई ये बोले कि कोई सोशल वर्कर का काम करता है बैंक, तो ऐसा कहना गलत है। ठीक है, तो ये क्लियर, ये पहले तो इस धारणा को बांध लीजिए कि बैंक एट द एंड ऑफ द डे इज अ बिजनेस एंटिटी। अब होता क्या है कि कोई भी बैंक होता है, उसका मेन जो पर्पस है कि वो डिपॉजिटर से जो आपका पैसा लेके, और आपको उस डिपॉजिटर को पर्टिकुलर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा उठाता है, और आगे वो उस पैसे को लेंड कर देते हैं। लोन के रूप में बहुत सारे लोगों को वो पैसा दे दिया जाता है। और आपसे सपोज करो 2% पे पैसा लिया, तो जब आपने डिपॉजिट किया तो आपको 2% दिया। आगे जब लोन दिया तो 5% या 8% पे या 9% पे दिया। जिसमें रिटेल को भी दिया, इंस्टीट्यूशंस को दिया, इंडस्ट्रीज को दिया। तो ये जो डिफरेंस होता है बीच का, ऑब्वियसली यही बैंक का मार्जिन है और यही प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए, जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, उनको, उनके ऊपर आप पैसा क्यों जमा करता है डिपॉजिटर? डिपॉजिटर इसलिए जमा करता है कि वो उन पे ट्रस्ट करता है। गेम सारी ट्रस्ट की आ गई। जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो, तो आप ट्रस्ट क्यों करते हो? आप ट्रस्ट इसलिए करते हो कि यार भाई, मैंने जिस सरकार को चुना, मैंने जिस सरकार को चुना वोट देके, वो इंश्योर करेगी कि बैंकिंग प्रणाली जो है वो स्वस्थ रहे। तो आपने आपने सरकार को चुना वोट देके, सक्षम सरकार को, ठीक है, कि यार ये सरकार केपेबल है कि यार ये बैंकिंग प्रणाली को सेफ रखेगी, मेरे पैसे को सेफ रखेगी। यही तो ट्रस्ट का गेम है ना सारा। बिल्कुल। और वो जो सरकार है वो क्या करती है, वो सेंट्रल बैंक के साथ बिल्कुल ऐसे काम करती है और ऐसे अपडेट रहती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है इकोनॉमी में, किसी तरीके का लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं है, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो छुपाई जा रही है, सब चीजें ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, हमारे जो नागरिकों का पैसा है बैंक के अंदर वो सेफ है कि नहीं, ये काम सरकार का है। तो इवेंचुअली आपका ट्रस्ट है सरकार पे, सर क्यों? कि सरकार, आप चाह रहे हो, इंश्योर कर रही है कि बैंकिंग प्रणाली सही से चले। अब ये कई सालों तक चल रही थी। अब ये जो कोविड आया, कोविड के दौरान सारे बैंकों ने, सेंट्रल बैंकों ने पैसे को प्रिंट किया। बहुत अच्छा काम चल रहा था जी, दबा के लोन दिए जा रहे थे। अब जब लोन दिए जा रहे थे तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। कहाँ यूएस की 2% का टारगेट है इन्फ्लेशन का, वो 9% पे पहुंच गया। 9% इन्फ्लेशन जब पहुंचा तो वहां आंखें खुल गई, अरे ये क्या हो गया, त्राहिमाम बच गया, अरे भाई इन्फ्लेशन को कम करो, कम करो। लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए, ये तो अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन हो गई। फेडरल रिजर्व ने पिछले कुछ समय से वो क्या कर रहा है, आज भी इनफैक्ट अनाउंसमेंट होनी है। फेडरल रिजर्व ने क्या करा, रेट हाइक्स करने लगा। रेट हाइक का मतलब होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हो तो मार्केट में लोन लिक्विडिटी कम हो जाती है। लोग, क्योंकि जब महंगा हो जाता है लोन लेना, तो लोग कहते हैं छोड़ यार, मैं अपना घर बाद में ले लूंगा, अपनी गाड़ी बाद में ले लूंगा। लोग अपने चीजों को डेफर करते हैं। तो फेडरल रिजर्व पिछले कुछ महीनों से जो है वो रेट हाइक करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। जब रेट हाइक किया तो बैंकों का जो लोन था, जो लोग लोन ले रहे थे वो कम हो गया। अब जब लोन जो लोग ले रहे थे वो कम हो गया, और जो एग्जिस्टिंग लोग जो लोन जिनको दिया हुआ था वो रीपे करने में उनको मुश्किल आ रही थी। क्यों? क्योंकि रेट हाइक करने से काफी सारी कंपनियों में क्या होता है कि जब लिक्विडिटी क्राइसिस आती है तो उनकी सामान की कम बिक्री होती है, तो वो लोगों को निकालना शुरू कर देती है, छटनी करना शुरू कर देती है। तो लोग सक्षम नहीं हो पाते लोन की वापसी करने में। तो जो एग्जिस्टिंग लोन थे वो आ नहीं रहे, जो नए लोन ले नहीं रहे, तो जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी। बैंक के ऊपर प्रेशर था, बैंकों ने क्या करा, रिस्की एसेट्स के अंदर पैसा डालना शुरू करा। चाहे वो रिस्की स्टॉक्स थे, सिक्योरिटीज थी, उनके अंदर पैसा डालना शुरू करा, क्योंकि उसको अपना शेयर होल्डर को वैल्यू देनी, जो मैंने शुरू में बात बताई। अब जब इतना आपका जितना भी पैसा, डिपॉजिटर का पैसा, बैंक ने एक एक रुपया, फ्रैक्शनल बैंकिंग पे बैंक्स चलते हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने एक एक रुपया पूरा मार्केट के अंदर दे दिया। उन्होंने जब ये काम वो कर रहे थे तो एक बार अपने बॉस से पूछा था सेंट्रल बैंक से कि भाई हम ये काम तो कर रहे हैं, अगर
कोई ऐसी इशू आ गया, लोग सारे आ गए पैसे मांगने, तो क्या होगा? तो बॉस ने ये बोला, सेंट्रल बैंक ने ऐसे ही बोला होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, सारे लोग एक साथ पैसा लेने कभी नहीं आते, मैक्सिमम 3% आते हैं, डोंट वरी। अब आज के जो डिजिटल इंफॉर्मेशन के एरा में हुआ ये भाई कि अचानक ट्विटर, टेलीग्राम ये पहले नहीं होते थे, 2008 2009 के क्राइसिस में नहीं थे इतने। बैंक रन उस टाइम भी हुए थे, लेकिन उसमें विंडो मिल जाता था बैंक्स को। इस बार क्या है कि आज के एरा में जैसे कोई नेगेटिव खबर आती है किसी बैंक के बारे में, तो वो एकदम वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे कुछ बैंक्स का, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक है, उसका ये पता लगा कि इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज की बिकवाली करी है लॉस में, ताकि ये लोगों के विड्रॉल दे सके। जैसे ये मार्केट के अंदर खबर आई, उसका टेस्ट होना शुरू हो गया। बिलियंस में, 30-40 बिलियन कुछ घंटों के अंदर जब विड्रॉल होना शुरू हुआ, तो उसके हाथ पैर फूल गए। उसके हाथ पैर फूले, फिर उसके बाद दूसरे बैंक्स के भी हाथ पैर फूलना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी छोटे बैंक्स हैं, मैं जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो छोटे बैंक्स हैं, जो टेक ओरिएंटेड बैंक है, जो स्टार्टअप फोकस बैंक्स हैं, इनके हालात ठीक नहीं है। मार्केट में जैसी खबर आने लगी, बैंकों से विड्रॉल होना शुरू हुआ, और एक के बाद एक बैंक जो है वो फॉल आउट होने लगा, क्योंकि बैंकों के पास पैसे ही नहीं है डिपॉजिटर को देने के लिए। अमेरिका की गवर्नमेंट एकदम हरकत में आई, उन्होंने एफडीआईसी को अपॉइंट किया। एफडीआईसी ने संडे के दिन सिग्नेचर बैंक, जो कि कह रहा है कि मैं तो सॉल्वेंट था, उसको भी टेक ओवर कर लिया। उनको लगा कि फ्यूचर में ये भी जाने वाला है, इसको आज ही कर लो। तो 3 बैंकों को बैक टू बैक टेक ओवर करना, ये एक मार्केट में वायरल हो गई खबर। और अब फाइनली जो अमेरिका, जो बालाजी का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि जो ट्रिलियंस में पैसे की छापने पड़ेंगे अगर ऐसी ये चीज कंटेजियन हो गई। क्योंकि 186 बैंक्स हैं बालाजी के हिसाब से, जो लिस्ट में है, जिनकी सेम हालात हैं, उनके पास पैसे नहीं है विड्रॉल्स को ऑनर करने के लिए। और अगर ऐसा होता है फ्यूचर में, अगर ऐसा देखा जाएगा, तो यूएस गवर्नमेंट को 2 ट्रिलियन पैसा छापना पड़ेगा। और अगर इतने पैसे छपेंगे तो बैंकों को बचाने के लिए, तो वो एक इन्फ्लेशन का रूप लेगा, क्योंकि वो पैसा जब मार्केट के अंदर आएगा, जब इनको बेल आउट किया जाएगा बैंक्स को, तो वो जब मार्केट में पैसा आता है, एक्सेसिव मनी जब हाथों में आती है, तो लोग चीजों की डिमांड करते हैं, और वो इन्फ्लेशन, और फिर वो हाइपर इन्फ्लेशन का एक रूप ले लेता है। ये है बालाजी की थ्योरी। ठीक है। ओके काशिफ भाई, आपने पूरी डिटेल में ये बात समझाई कि इस वक्त बैंक्स क्या क्राइसिस फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, आगे क्या सिचुएशन आ सकती है, लोगों पे इस पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। अब वापस लौटते हैं बिटकॉइन की 10 मिलियन वाली बेट की प्रिडिक्शन पर। सो क्या ये बेट सही है? क्या ये प्रिडिक्शन पूरी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है जैसा बालाजी कह रहे हैं? बालाजी की थ्योरी गलत नहीं है, जो भी वो चीजें कह रहे हैं, लेकिन ये कहना कि 90 दिन के अंदर ये हो जाएगा, ये सरासर गलत है। ये बेट बिल्कुल गलत है। और ये कहना कि 1 मिलियन US डॉलर 90 दिन में हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, इन चीजों से होता क्या है, जो जो बिल्कुल इनोसेंट मासूम बंदा है, वो अभी जाके लोन ले ले, ठीक है, वो जाके वो बोले कि भाई साहब बालाजी ने बोला, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, मैं तो यार बालाजी ने बोला है, मैं ना क्या करता हूँ, पर्सनल लोन ले लेता हूँ 15 लाख रुपए का, और जाके अभी मैं बिटकॉइन में डाल देता हूँ, 90 दिन में तो मैं वापस कर ही दूंगा। पता चला मार्केट वो 90 दिन में जो 15 लाख रुपए का लोन लिया था और बिटकॉइन लिए थे, वो 13 लाख के हो गए, वो 12 के हो गए। फिर तो इन चीजों की वजह से ये होता है। कोई भी आप इकोनॉमिक्स का एंगल लगाएं, किसी भी एंगल से, ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद सोचो, पूरी दुनिया में बिटकॉइन की सप्लाई जो एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, सिर्फ 13-14% है टोटल सप्लाई का। फिर उसके बाद जो एक्सचेंजेस हैं, वह ऑन रैंप और ऑफ रैंप सर्विसेज इस टाइम अवेलेबल नहीं है। कॉइन बेस हो गया, ये हो गया, सब जगह बैंकों ने अपने ऑन रैंप और ऑफ रैंप सर्विसेज बंद कर दी हैं। तो फियाट के अंदर आप बिटकॉइन ले ही नहीं सकते एक्सचेंजेस में। इंडिया में भी आप देखो कितनी दिक्कत है, P2P के अंदर लोकल बिटकॉइन बंद हो चुका है, पैक्सफुल एक अकेला प्लेटफॉर्म बचा है, और P2P के अंदर लोगों की रीच नहीं है, ना लोगों का विश्वास है। प्लस इतनी ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, वो जब बिटकॉइन को डायरेक्टली एक्सचेंज से बाय नहीं करते, वो ईटीएफ के थ्रू बाय करते हैं, और ईटीएफ कोई प्रोडक्ट अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। कोई ईटीएफ नहीं है जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को बाय कर सके। इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय नहीं करते हैं। और ओटीसी मार्केट में लोगों की रीच ही नहीं है। कैश के अंदर ओटीसी में वैसे भी धोखाधड़ी बहुत होती है, P2P में, तो इसलिए लोगों की रीच भी नहीं है और लोगों का विश्वास भी नहीं है। लोग जनरली एक्सचेंज के थ्रू लेना ही प्रेफर करते हैं। तो जब बाइंग ही नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी विपरीत स्थितियां हो जाए,
ऐसा नहीं होने वाला है कि 90 दिन के अंदर पूरा कोई हालात चेंज हो जाएंगे, बिटकॉइन की बहुत ज्यादा बाइंग शुरू हो जाएगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है जहाँ कि वो बाइंग हो सके। और गवर्नमेंट भी, जब बैंक्स, ऐसा नहीं कि बैंक से विड्रॉल होना शुरू हो गए तो गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी। गवर्नमेंट बैंक्स को उस क्राइसिस को बचाने के लिए उनको बेल आउट्स करेगी और मार्केट में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए कई स्टेप्स लेगी। ये कोई जिम्बाब्वे और लेबनान नहीं है, यूएस है। समझिए बात को। अमेरिका कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ेगा जिससे कि वो कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए। तो ये कहना कि 90 दिन के अंदर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और बिटकॉइन जो है वो $1 मिलियन का हो जाएगा, ये बिल्कुल। फिर मैं वही बोलूंगा कि मैं बालाजी की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी इंटेंट सिर्फ इतना है कि लोग इस बहाने से जो रीजंस मैं दे रहा हूं उनको समझें। काशिफ भाई, आपने कहा कि 90 डेज में कभी नहीं हो सकता, बट कुछ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यार ऐसा भी सोच सकते हैं कि चलो 90 दिन में नहीं हो जाए तो 1 साल में हो जाए ऐसा, एंड $10 लाख नहीं तो $4-5 लाख पहुंचे, हमारा काम हो जाएगा। जब बालाजी कह रहे हैं तो हो सकता है शायद ऐसा हो जाए। सो ऐसी स्पेकुलेशंस को सही मानकर इन्वेस्ट करना ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, ये भी समझा। देखिए, एक चीज को समझिए। मैं आपके जो ऑडियंस है उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप एक कुछ स्थितियां जो हैं, बैंकिंग जिस दौर से गुजर रहा है, वो स्थिति जो है, ये तो आप अग्री कर ही रहे हो कि वो स्थितियां खास नहीं। वो जो नंबर्स हैं वो झूठे नहीं। जो बैंक हैं, जो अभी क्रेडिट स्विस बैंक जो यूबीएस ने एक्वायर किया है, वो झूठ नहीं है। यूएस के अंदर चौथा बैंक भी आ गया है सामने, जो कि ऑलमोस्ट टेक ओवर के कगार पे है। तो ये जो नंबर्स ये दर्शा रहे हैं कि स्थिति कोई खास नहीं है। तो आपको ऐसी स्थितियों के अंदर ये दिख रहा है कि मुझे जो रिस्क्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो इन रिस्क से निपटने के लिए मुझे किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप बिटकॉइन को साइड कर दो 1 मिनट को, ऐसी परिस्थितियों में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब भी पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है, और स्टॉक्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर गवर्नमेंट की नाकामियां दिखने लगती हैं, तो गोल्ड जो है वो रैली करता है, और अभी भी गोल्ड रैली कर रहा है। हमने देखा कि अभी 60,000 तोले को क्रॉस किया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहाँ पे बोला कि आपने अगर गोल्ड 2019 में लिया होता, जब 30,000 रुपए एक एक तोले का जो भाव था, आज की डेट में आपका पैसा डबल हो गया होता 4 सालों में। आपने सिल्वर लिया होता तो आपका 75% के करीब ग्रोथ था। आपने सेंसेक्स में लगाया होता तो 50% के करीब ग्रोथ थी। तो आपने शेयर्स में लगाया होता तो 45% ग्रोथ। तो ऐसे बिटकॉइन में आपने लगाया होता तो करीब, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि 600% की ग्रोथ है। सो आपको ये समझना है कि ऐसे दौर के अंदर कौन सी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हेज हैं अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज। वो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो होगी वही एसेट जो कि हार्ड टू प्रोड्यूस होगी। एक चीज कॉमन है, जितनी भी मैंने चीजें बताई, आप देखो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ना, मैं एक चीज कॉमन देख रहा था कि वो एसेट्स हैं जिनको प्रोड्यूस करना जो है वो मुश्किल है। उन एसेट्स ने ज्यादा रिटर्न दिया 4 सालों में। जैसे गोल्ड है, किसी की मर्जी से वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, जो मर्जी रेट होता रहे। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अभी कुल्हाड़ी लेके जाऊंगा और मैं, कोई भी जाएगा और गोल्ड की खुदाई करके ले आएगा। गोल्ड एक माइनिंग, एक रेयर और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सिल्वर को भी निकालना गोल्ड से आसान है, लेकिन फिर भी मुश्किल है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको बताती है कि इन अनसर्टेन टाइम्स में, अनसर्टेनिटी के टाइम्स में कौन से वो एसेट्स हैं जहां में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन एक 15 साल पुरानी एसेट है, और सोना जो है वो 5-6 हजार साल पुरानी एसेट है। कंपैरिजन ही नहीं है कोई। तो इसके लिए, इसलिए रिस्की कौन सा एसेट है, बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन एक रिस्की एसेट है, लेकिन 15 साल से ये पता लग रहा है कि यार 15 साल हो गए। लिंडी इफेक्ट ये कहता है कि कोई कोई टेक्नोलॉजी जितने साल सरवाइव करती है, उसके उतने ही और आगे सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्की एसेट्स है, आपको उसके अंदर एलोकेशन रिस्क, अपने रिस्क के हिसाब से ही देनी चाहिए। चाहे वो आपका 5% है, या आपका 2% है, या आपका 6% है। वो आपको फिगर आउट करना है कि आपकी उम्र क्या है,
आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच समझ के आपको फैसले लेने हैं कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या बन रहा है दुनिया में और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है? चॉइस आपकी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं बिटकॉइन को, लेकिन अगर आप गोल्ड के प्रोपोनेंट्स को सुनेंगे, कोई ऐसा चैनल देखेंगे जहाँ गोल्ड के बारे में बात की जाती है, तो आपको गोल्ड का भी एक स्ट्रॉन्ग केस दिखेगा जिससे मैं डिसएग्री नहीं करता। फाइन काशी भाई, आपने ये क्लियर किया कि जो बिटकॉइन की $1 मिलियन की जाने की बात है अगले 9 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देयर आर नो चांसेस ऑफ इट हैपनिंग। ऐसा मतलब किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर को किसी भी प्रेडिक्शन के चक्कर में आकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे बालाजी करें या कोई और भी प्रेडिक्ट करे। एंड इस बेट के जरिए कुछ और बालाजी बताना चाहते हैं, वो बिटकॉइन को लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, बल्कि बैंकिंग सिस्टम की जो सिचुएशन इस वक्त है और आगे क्या होगी उसको हाईलाइट कर रहे हैं। सो मैं भी वैसे ये कहूंगा कि आप किसी भी प्रेडिक्शन की वजह से कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। हाँ, क्रिप्टो मार्केट इस वक्त थोड़ा बेहतर जरूर है एंड वी होप कि आगे भी ऐसे ही कुछ रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल हो इस बेट से रिलेटेड या फिर क्रिप्टो पे किसी और टॉपिक से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।